कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे और ख़वातीन और हज़रात, लाहौर अभी तक ठहरा हुआ है हमारे दरो दीवार में, दरीचों में, ताकचों में, महराबों में, इसलिए कि ये कोई आज की बात नहीं, हज़ारों साल पहले की बात है। और कहा तो यही जाता है कि राजा रामचंद्र के दो बेटे थे, लहू और अपना कसूर, लाहौर, और लहू का मंदिर भी है एक कला के अंदर। लेकिन मुझे कुछ डाउट्स हैं, और उसकी वजह यह है कि वो लहू का मंदिर इतनी देर से कैसे कायम रह सकता था। और प्री पार्टीशन मुझे याद है कि वहाँ पे लहू का मंदिर नहीं था। बाहर तो और बस्तियाँ इसी तरह आबाद होती हैं, क्योंकि एक टीला था, पास दरिया था, ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, कोई ना कोई कबीला आया, वहाँ पे आबाद हो गया, और उसके बाद आबादी बढ़ती चली गई, फिर बर्बाद भी हुआ, फिर आबाद हुआ। और आपको हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा जो अहद है वो बुद्ध मत का अहद है लाहौर का, और उसके बाद बाकी जो अदवार हैं आप उनके बारे में जानते हैं। लेकिन हम माजी की बात नहीं करेंगे, हम कह लीजिए कि कुछ यादों को ताज़ा करेंगे लाहौर की पुरानी, और उसके बाद लाहौर को जिस तरह तब्दील किया जा रहा है, जिस तरह उसका चेहरा, उसका नाक नक्शा, उसका कल्चर, उसकी आबो हवा, उसकी जो एक खुशबू थी कि लोग लाहौर आते थे तो दूर से वो कहते थे कि ये बागों का शहर आ गया है, और खुशबू थी, बादामी बाग था, शाहदरा बाग था, बागबानपुरा था, और ये दरख्तों का शहर था। लेकिन आजकल इसको उस खुशबू से, उस महक से आरी करने की कोशिशें जारी हैं। चुनांचे दो हज़रात पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, ये दोनों अपने अपने हवालों से बहुत मोहतरम भी हैं, और हमारे लिए ये एक एनसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं। पहले बैठे हुए हैं जनाब मोहतरम मलिक इरफान साहब, इन्होंने पीएचडी की इन्होंने, क्योंकि साथ वाले पीएचडी हैं तो पीएचडी मेरे ज़हन में, इन्होंने एमए फ़िलासफ़ी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या क्या किया, यानी बड़ा अरसा ये वहाँ पे रहे, अलास्का में भी रहे, को न्यूयॉर्क में भी पता नहीं किसी बार में बार टेंडर रहे, फिर अफ्रीका चले गए, वहाँ पे जोग्राफिया पढ़ाना शुरू कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कैंगरू पकड़ते रहे। दुनिया की जो तवील तरीन ट्रेन हैं उन पर सफ़र किया, और अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि एक ही काम हो सकता है इस किस्म की बेमकसद जो आवारागर्दी है या शादी। तो बाहर तो और मेरी सुबह की सैर के साथी भी हैं, ये एक्सपर्ट हैं लोगों के नाम डालने में। मसलन एक साहब को सरकटा कहते, तो मैंने कहा यार ये सरकटा क्यों कहते हो? कहने लगे आप देखिएगा कि जब एक तो एकदम अपीयर होते हैं, उसके बाद ये अपने सर को यूं यूं करते आते हैं जैसे ये फिट करके आए हुए हैं। इसी तरह इसको हवस का पुजारी एक को कहते हैं, एक खातून है उनको, उसको गोश्त खोर हसीना कहते हैं, क्योंकि उनको गोश्त खोरने के इन्होंने देखा अमल में, क्योंकि बहुत तेज़ नज़र रखते हैं। एक खातून बड़ी बूढ़ी, उसको माई रखा इसलिए कहते हैं, कहने के कभी इनकी आंखों में देखो, ये बड़ी डिसेप्टिव है। चिराग मसीह भी कहते हैं किसी को। लेकिन बाहर तौर इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पुराना लाहौर इनके अंदर, पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन पुराना लाहौर डिटेल के साथ इनके अंदर ज़िंदा है। और उनके बराबर में वो जो हैं लाहौर को बचाने वाले, और जहाँ भी लाहौर प्रॉब्लम में हो तो ये शमशीर बकफ होती हैं, अगरचे इनके हाथ में वो तलवार नहीं होती, इनके हाथ में ब्रश होता है, इनके हाथ में एक तिलिस्म होता है, और तिलिस्म वो है खुल जा समसम वाला कि लाहौर के तमाम दरवाज़े खुल जाएं इनके लिए, और ये पुरानी हवेलियाँ पेंट करें ऐसी जो मादूम होती जा रही हैं। बल्कि मुझे याद आया कि खालिद इकबाल साहब के बारे में कहा जाता था कि वो ब्रश लगाते थे और उसी ब्रश से नीचे ग्रीनरी पेंट करते थे, और उसी ब्रश को जब ऊपर लगाते थे तो कहते थे ये बादल हो जाए, तो ब्लू हो जाए। तो इनमें भी वही कमाल, इनका जो ब्रश है उसमें भी एक मौजज़ा है। और लाहौर की पुरानी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं
जो इन्होंने की, जिनमें इन्होंने लाहौर को महफूज कर लिया। अब इन दिनों मुख्तलिफ मतलब है कि चेंजेस आ रहे हैं और दरख्त कट रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पैवस्ता रहे शजर से और उम्मीदें बाहर रख। भाई शजर ही नहीं होंगे तो उम्मीदें बाहर कहाँ से आएगी। तो ये उस मूवमेंट के बानी हैं, उन दरख्तों को बचाने के। डॉक्टर साहब, मैं 3 इंसिडेंट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका रद्द-ए-अमल उनके बारे में या आपकी जो जद्दोजहद है उसके बारे में आप हमें बताएं कि मसलन एक तो मोची दरवाज़े का फेमस, मतलब मोची दरवाज़े का जो मैदान था बाहर, वहाँ पे मेरे वालिद साहब हमेशा जाते थे। बड़े बड़े जितने भी लीडर, अताउल्लाह शाह बुखारी का तो वो फेवरेट था, और ख़ास तौर पे वो शहीदगंज की मूवमेंट में, और जितने भी सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े, या बरकत अली मोहम्मदन हॉल में या मोती दरवाज़ा ग्राउंड में, ये इतनी फेमस ग्राउंड है, इतनी हिस्टोरिकल है। और हमने सुना है कि वहाँ भी कोई एक पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, मुझे उसकी तफसील के बारे में इल्म नहीं है। और दूसरा है नीला गुंबद। यक लफ्ज़ कुछ हजरात को नीला गुंबद जो है बड़ा प्रेशस दिखाई देने लगा, और वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया कि बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर हैं और इनकी जो मकबरा है इसको सफ़ा कर देना चाहिए इर्द गिर्द। लेकिन बनेगा वहाँ भी वही पार्किंग लॉट, और वहाँ जो पुरानी दुकानें हैं उनको हटाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये दूसरी है कि नीले गुंबद की बात करते हैं आप, अगर आप नवाकोट ख़वातीनो हज़रात जाएँ तो उसके अंदर ये जो चौबुर्जी है इससे ज़्यादा खूबसूरत एक चौबुर्जी, और इतनी ऑर्नेट है कि इट्स जस्ट लाइक ए ज्यूल, और उसमें जितने भी पत्थर लगे हुए हैं जड़ाओ वो गिर रहे हैं, और अंदर को मोटरसाइकिल पार्क हो रहे हैं, गंदगी है, उसका किसी को ख्याल नहीं आता कि उसको भी क्लियर करे। और उसके साथ ही एक तो कोस मीनार है वहाँ पे, सरू वाला मकबरा भी करीब है, लेकिन उसके साथ ही एक नीला गुंबद। आप उस नीले गुंबद को देखें, आपको शायबा होगा कि आप समरकंद और बुखारा में, वो इतना खूबसूरत। तो आखिर उसको क्यों नहीं क्लियर किया जाता? ये नीला गुंबद क्यों क्लियर किया जा रहा है? इसमें भी कोई राज होगा, और ये लोग नहीं जानते कि जो बेहतरीन व्यू है नीला गुंबद का, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का वन से बनता है, यूइंग हॉल का बनता है। और एक और मैं अर्ज़ कर दूँ, इसी सिलसिले में मुझसे किसी ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी ये साइकिलों की दुकानें जो हैं ये तजावज़ात ये कह रहे हैं, तो इसलिए इनको हटाया जा रहा है। आपको इनके बारे में कुछ इल्म है? मैंने कहा कि जी मैं 6ठी जमात में मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, और मेरा एक क्लास फेलो था, उसके वालिद की साइकिलों की दुकान यहाँ पे मौजूद थी आज से 70 साल पहले। चुनांचे अगर किसी ने तजावज़ात की हैं तो किसी मुग़ल शहज़ादे ने की होंगी, करीब सा होगा। इन लोगों ने तो नहीं की, लेकिन उनको करार दिया गया क्योंकि प्राइज लैंड है, और ज़ाहिर है कि वहाँ से करोड़ों की आमदन होगी, हमें तो नहीं होगी, और आप जानते ही हैं किसको होगी। लेकिन तीसरा जो अहम तरीन इशू है हमारे लिए, वो है गोलबाग में दरख्तों की कटाई। अब इस पर क्योंकि मेरा भी ज़राअत से ताल्लुक़ रहा है, एक ट्रॉली में दरख्त कटे हुए पड़े हों, हम तो हरामोश को रोते थे, फेरी मेडोज़ को रोते थे कि भाई वहाँ जंगल कट गए। अब हमारे घर के जंगल जो हैं कट रहे हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चुनांचे वो ट्रॉली में डाले हुए हैं काटे कि ये जो हम रीप्लांट करेंगे। मैंने कहा ना कि मेरा ज़राअत से ताल्लुक़ इस कदर है कि मैं जानता हूँ कि कौन सा ट्री जो है रीप्लांट हो सकता है और किन महीनों में हो सकता है। ये महीने नहीं है, और वो जो कटे हुए दरख्त हैं वो जड़ों वाले हैं। इनकी गाची बनाई जाती है, जितना ऊपर छतनावर होता है दरख्त उतनी ही जड़ें उसकी फैलती हैं, उतनी बड़ी गाची ऑलमोस्ट बनानी पड़ती है, और एक बहुत बड़े ट्रॉलर में सिर्फ एक दरख्त जा सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो महकमा है इनका, ज़राअत वालों का, हॉर्टिकल्चर वालों का, ये कहते हैं रीप्लांट हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे रीप्लांट हो रहे हैं, क्या कोई और बाग बन रहा, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि यहाँ से उखाड़ के जो दरख्त ले जाए जा रहे हैं
ये क्योंकि बार बार कह रहे ये रीप्लांट हो गए। हजूर ये रीप्लांट इन मौसमों में नहीं हो सकते, और जिस तरह जड़ें कटी हुई हैं उस तरह नहीं हो सकता। ये उसी तरह ही है कि आप को मुर्दा खाने से कोई लाश ले जाके उसको कहें कि फ़लाँ जगह गाड़ देंगे तो ये ज़िंदा हो जाएगी। चुनांचे ये हमें बेवकूफ़ नहीं बनाते, ये ख़ुद बेवकूफ़, वो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। भारत और गनीमत ये है कि डॉक्टर एजाज अनवर साहब एक ऐसे शख्स हैं, जिस तरह के मैंने कहा कि शमशीर वक़फ़, इन्होंने पूरी एक मूवमेंट लीड की है कि बाकी जो दरख्त रह गए हैं उनको बचाया जाए। और गोलबाग की तारीख़ी हैसियत मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, प्री पार्टीशन है ये। और हमारे जोमाज वहाँ ब्राज़ील जाके कहते हैं कि जी हमने आलूदगी के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी है। अब देखें ना, दरख्त जो आलूदगी से बचाते हैं उन्हें आप काट रहे हैं, तो ये जंग किस तरफ से जारी है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में, तीनों चीज़ों के बारे में, उनके बारे में कुछ बताएं। पहली बात तो ये है कि गोलबाग जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि गवर्नमेंट कॉलेज जी, और इसका बहुत बाद में नाम इसका नासिर बाग भी दिया, क्योंकि वो अरबों के बहुत बड़े लीडर थे। तो ये शेयर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये तीनों ये इलाके लगते हैं और इनकी अपनी अपनी पार्किंग लॉट्स हैं। नहीं, सवाल ये होता है कि भाई पार्किंग लॉट्स जो हैं वो मतलब हाल रोड पे क्यों नहीं बनाते जहाँ पे वो पूरी ब्लॉक हुई हुई है? वो ब्लॉक हुई भी है, वहाँ तो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है, तो मतलब ये छोड़ दें कि वहाँ बना क्या रहे हैं। ऑब्वियस इसमें किसी ना किसी का मुनाफा है, इसमें मुनाफा जो है। जोरावर लोग हैं, आप तो नहीं, आप तो कमज़ोर है, आपकी सेहत ही कमज़ोर है, हमारी भी कमज़ोर, हम वैसे ही कमज़ोर लोग हैं। ये पार्किंग लॉट बनाना जो है ये इस तरह ही जैसे आलूदगी में ये अपना भी हिस्सा डालना चाहते हैं। अच्छा, आपने ये जो शुरू की है ये तहरीक, इसके बारे में कुछ बताएं। ये मैं लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी का फाउंडिंग मेंबर हूँ जी। ये सन 82 से शुरू हुई है और हमने बड़ी कोशिश करके शाहदरा के इर्द गिर्द जो आबादियाँ उग रही थी उनको रोका था। बादशाही मस्जिद के सामने एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा ऊंचा ब्लॉक बनाने लगे थे। अच्छा। जिससे कि बादशाही मस्जिद का व्यू ब्लॉक हो जाता जी। तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने कहा कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल को ही हटा दो यहाँ से। फिर हमें तहरीक चलानी पड़ी, नहीं ये हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अच्छा, नहीं, अब हम आ जाते हैं वापस उधर आते हैं। तो देखा जाए तो लाहौर जैसे आपने फरमाया बागों का शहर है, वर्ल्ड सिटी के अंदर दरख्त बहुत कम है, क्योंकि वो जैसे आपने फरमाया ये मैन मेड माउंट है, एक एक टोकरी मिट्टी की यहाँ लाई गई। इसके बाहर सर्कुलर गार्डन है, वो एक पर्दा बाग भी वहाँ था लेडीज़ के लिए, और यहाँ पे नहर भी चढ़ती थी, बूढ़ा दरिया भी करीब था। यानी अच्छा, कथा कलामी होती है, वो जो नहर है जी, उसको मैंने लाहौर के आबी जेवर की तशबीह दी है, और मैं बनफ्स नफीस उसमें नहाया हुई हूँ एक दो मरतबा, और उसका एटमॉस्फेयर जिस तरह कि आपने बताया, पहलवान लोग आ रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, वो पूरे लाहौर के, और उसमें इर्द गिर्द सारे दरख्त हैं। तो गोल बाग के दरख्त, गोल बाग में दरख्त ज़्यादा तनावर थे, चीड़ के दरख्त मैंने देखे। शुरू में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ाइन आर्ट में पढ़ता था तो यहाँ पर हम लैंडस्केप पेंटिंग करने आते थे जी। उस जैसे खूबसूरत दरख्त ख़त्म होते चले गए। अब ये आखिरी बार ये जो कर रहे हैं, इससे हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारा किसी को हक नहीं है कि मेरा बचपन मुझसे छीन दे। वाह, वो मेरा बचपन है, सबका बचपन है, सबका बचपन है। हम मुसलमान स्कूल से अगर भागते थे तो गोल बाग में आके पना लेते थे। तो ये आप सेंट्रल मॉडल में थे, आप भी यही करते थे।
ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, उन्होंने जिन्हें पढ़ना पढ़ना कोई नहीं होता था, तो वो टेस्ट पेपर दे के तो वो गोल बाग जाके बैठ जाते थे, इतनी बड़ी पढ़ाई हो रही है, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, लेकिन बाग बैठा एक पनाहगाह जी। तो आपने जो जिक्र किया मोची दरवाजे का स्टेज, ये पिछले दिनों एक क्लिप आई थी, सलीमा हाशमी ने कहा कि फैज़ साहब ने खुद यहाँ पे इलामा इकबाल को अपने शेर पढ़ते हुए सुना है जी। जिन्ना साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की, सबने की, और बड़े बड़े लीडरों ने की। तो मोची दरवाजे का स्टेज जो है वो देखा जाए तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके करीब बहुत सारी और ऐसी जगहें हैं जो कि इसके साथ वाबस्ता हैं। मोची दरवाजे को यूँ स्टेज को तबाह नहीं करना चाहिए था। क्या कर रहे हैं उसका? वहाँ भी पार्किंग लॉट बना रहे हैं। अच्छा, ये एकदम पार्किंग लॉट की बाहर आ गई है, बन रही है। ये लोगों को पता होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में तकरीबन हर एक के पास बाइसिकल है, वो कोशिश करते हैं बाइसिकल पर ही जाएं, उससे मेडिकल बिल भी कम हो जाता है, सेहत भी बेहतर हो नहीं, लेकिन उससे गुर्बत जाहिर होती है ना। ये गुर्बत समझते हैं, वो रेसिंग साइकिलें ऐसी भी होती हैं कि वो कार के मुताबिक उसकी। सर, मैंने डेनमार्क में कोपेनहेगन में जो प्रिंसेस थी एक, उसको तन्हा बाइसिकल चलाते देखा है। हॉलैंड तो है ही, लेकिन ये जो पार्किंग लॉट है ये सिर्फ कारों के लिए है ना। फिर इतनी कारें हैं और उनको क्यों पार्क करेंगे वहाँ पे? क्यों करेंगे? उसके नीचे दुकानें बनेंगी जी, और उसमें कमाई है। हाँ, बस। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो आपकी तहरीक है इससे कुछ असर पड़ेगा? देखें जी, हमने हमेशा यही कहा कि जीतना शर्त नहीं है, राइट, लेकिन इतना टफ कंपटीशन दें कि वो उसको छोड़ के भाग जाए। ये ना कोई कहे कि हमने शोर नहीं मचाया था। अब हमारी बात माने ना माने, मगर हमने लोगों को बता दिया है। तो आप इससे आपने एक लीड किया था, तो वो कैसा था एक प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट पिछले दिनों हमने किया नासिर बाग के बाहर। जी हाँ। और वहाँ पे हमने देखा गुज़रते उस सिपाहियों ने हमें रोकने की बजाय ट्रैफिक वालों ने ट्रैफिक रोक के हमें आगे जाने का इशारा किया, और ये ख़ुद भी सेल्फियाँ ले रहे थे। और जब हम बैनर लेके खड़े हो गए जिसमें बहुत सारे जुमले लिखे थे, तो बहुत सारे लोग आए। वकील साहबान आ गए, कचहरी से निकले तो वो भी हमारे साथ खड़े हो गए। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं, मैं अकेला ही निकला था, काफिला बनता चला जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मुझे आपने कहा कि बैनर्स उठाए हुए थे, मुझे याद आया, ख़वातीन और हज़रात, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा साउथ अफ्रीका के, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने इसी से मुतासर होकर, उनको मैंने यही ट्रॉली वाली तस्वीर भेजी जिसमें कत्लशुदा दरख्त डाले गए थे, तो उन्होंने उसके जवाब में मुझे एक शेर भेजा, और वो था, तुम दरख्तों को हौसला देना, तुम दरख्तों को हौसला देना, मैं परिंदे बुला कर लाता हूँ। अब हुआ ये कि क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को वो भेजा, उनको मिसकंसेप्शन ये हुआ कि ये मेरा लिखा हुआ है। ये मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये शेर मेरा नहीं है, ये एक अफ्रीकी कहावत है, उसके ऊपर बुनियाद बना के एक नज़म कही गई, और उस नज़म का जो तर्जमा है काशिफ मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं। लेकिन शेर कमाल का है, और लगता है कि हमारे गोलबाग के लिए कहा गया है। बल्कि मैंने एक तस्वीर देखी कि NCA को कुछ तालिब इल्म वो बैनर जो है उसके ऊपर यही शेर लिखा हुआ है और नाम मेरा लिखा हुआ है, तो वो लेके जा रहे हैं। वो बैनर हमने बनवाए थे, जिससे उन साहब ने इसके पैसे लेने से इनकार कर दिया, कहने लगे मैं भी आपके साथ हूँ। वाह। और वो बैनर मेरे पास टाइम नहीं था, वो उनके शागिर्द सेल्समैन घर पे छोड़ के गए। इनका कितने पैसे? कहने लगे नहीं कुछ।
क्योंकि सियासी मसला तो है नहीं, सियासी नहीं, ये अवामी मसला है, लाहौर का मसला है, लाहौर का मसला है। मैं एक और नीला गुंबद की बात करना चाहता हूँ। आपको बुलाए इसलिए। मैकलोर रोड से आप स्टेशन की तरफ रुख करें, मैकलोर रोड पर एक नीला गुंबद है, मुकामी तौर पे उसको नीला गुंबद कहते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कौन सा वहाँ दफन है, वो मुग़लों से पहले का है, लोधी ख़ानदान का। अच्छा। और ये एक वाहिद इमारत है जो कि अपनी असली शक्ल में है, क्योंकि इसकी कभी मुरम्मत नहीं की। ये को मूसा आहनगर की तो मूसा आहनगर जी, मूसा आहनगर का बिल्कुल आपने याद दिला दिया कि एक बहुत मतलब है कि बड़े सगीर के सारे लोहार, क्योंकि आहनगर थे, उनको पीर मानते थे। मैं वहाँ जा चुका हूँ और उसकी सबसे बड़ी हकायत ख़वातीन और हज़रात ये है कि मूसा जो थे वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, आहनगरी का काम करते थे, सियासत में नहीं थे, आहनगरी करते थे। चुनांचे ये कहा जाता है कि एक हिंदू औरत उनके पास तशरीफ़ आई और उसके पास तकला था। उन दिनों चरखा होता था और चरखे का जो तकला अगर ज़रा सा टेढ़ा हो जाए ना तो वो काटता नहीं है सही। ये एक चरखा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक मैकेनिज़्म होता है। तो वो उनके पास आई तो कहने लगी कि मूसा, ये मेरा तकला टेढ़ा हो गया है, मुझे मालूम है कि तुम आहनगर हो, तुम लोहे का काम करते हो और ये बारीक काम है, तो क्या ये तकला तुम सीधा कर सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो वो उन्होंने भट्टी में वो तकला रख दिया। काफ़ी देर हो गई, तकला निकाला नहीं। तो उस हिंदू औरत ने, जो कहा जाता है कि बेहद खूबसूरत थी, उसने कहा कि मूसा, लोग कहते हैं कि तुम वली हो, तुम अच्छे वली हो कि जब से तकला तुमने अंदर डाला है तुम मुझे देखे चले जा रहे हो हरीश नज़रों से। तो मूसा आहनगर ने कहा कि अच्छा। वो तकला निकाला और रिवायत के मुताबिक ज़ाहिर है कि वो सुर्ख था और उसको अपनी आंखों में फेरते हुए बोले कि अगर मेरी आंखों में हिर्स था तो मैं अंधा हो जाऊँ। और वो कहते हैं कि वो अंधे नहीं हुए, वो तकला चांदी का हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स वो हिंदू औरत उनकी मुरीद हो गई अपनी बेटी के हमरा। डॉक्टर साहब ने अभी अभी जिस मकबरे का तज़किरा किया है, ये कहीं अहम है उस मकबरे से जिसको नीला गुंबद कहा जाता है, और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि पढ़े लिखे भी तो नहीं ना तारीख वगैरह। चुनांचे अगर आप उस मकबरे में जाएं, ये लक्ष्मी चौक जो है उसका भी तो हुलिया ख़राब हो गया ना, समझ ही नहीं आती कहाँ गया लक्ष्मी चौक। ऊपर से वो सारी ट्रेनें गुजर रही। तो उससे ज़रा आगे जो मोटरसाइकिल ये वो दुकानें, लेफ़्ट हैंड पे ये मूसा आहनगर का मकबरा है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ बहुत सारे शहनशाहों ने हाज़िरी दी और वहाँ पे एक पुराना बरगद है, उससे परे ज़ेरे ज़मीन 2 कब्रें, एक उस हिंदू औरत की और एक उसकी बेटी की। तो उस तरफ ध्यान नहीं गया। एक और इधर गौर करना चाहिए, तारीख़ी इमारतों का विज़न या व्यू जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकते, कानून है। कानून को कौन पूछता है, कौन अमल करता है? कानून तो ये भी है कि वो जो अपना थी चौबुर जी, 1 किलोमीटर के अंदर आप कोई चीज़ नहीं गुजार सकते, वह गुजर गई। वो आपने ठीक कहा था एक मुकाम पर कि ये ऑरेंज ट्रेन वॉल ऑफ बर्लिन की तरह एक दिन गिरा दी जाएगी। अच्छा चलिए, ये तो क्योंकि फिर लोग मुझे कहते हैं, मेरे खिलाफ कॉलम लिखे गए कि ये शख्स लाहौर की तरक्की के ख़िलाफ़। अच्छा, वो थोड़ा सा दरख्तों का और बता दें कि आइंदा प्लान क्या है, क्या आपकी सोच, क्या उससे कुछ रुकावट हुई है वगैरह, 1-2 मिनट। देखिए, हमारा फ़र्ज़ था शोर मचाना, एहतजाज करना। खामोशी भी तावन करने वाली बात होती है। तो हम तो शोर मज़ीद मचाएंगे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अच्छा मलिक साहब, आप जब छोटे थे जी तो क्या आपने वो नहर देखी थी और बाग? नहर नहीं देखी थी। हाँ, वो बड़े ने देखी थी। नहीं, बाग देखा था।
बाग थोड़ा बहुत था और बाकी वो गंदा नाला बन चुका हुआ था। नहीं, वो अब की बात छोड़े, जब वो आबाद था वहाँ पे दरख्त थे इसके साथ। वो नहर मैंने नहीं देखी। नहीं, दरख्तों की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़े बहुत थे। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती, वो चिराग हसन असद का बहुत फेमस है, मैया कह दें या जो भी, बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। अब बाग तभी होंगे ना अगर दरख्त होंगे। हाँ जी। झूले तभी पड़ेंगे ना कि अगर वहाँ पे डाले होंगे। तो आपने एक दफ़ा तज़किरा किया था कि शालीमार बाग जो था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरख्त। हम छोटे होते थे, मेरा ख्याल 5-6 साल का होऊंगा, तो डर लगता था वो दरख्त देख के। तो बाद दफ़ा चुचू वगैरह आ जाए ना, तो वो कहते थे इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस दरख्त के पास नहीं जाना, फलाने दरख्त के पास जाना है तो आगे से पोश 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 कहना है। अच्छा, ये यानी ये दरख्त आसेफ ज़्यादा कहते थे। ये एडे बड़े दरख्त थे। हाँ। वो ह्यूज। हाँ। तो वो अब नहीं है। वो पोश का मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने पहली मरतबा ख़वातीन हज़रात पढ़ा हाफिज़ बरखुरदार दा कि हाफिज़ हाथी इश्क दा पोश करेंदा पोश। अच्छा। तो मैंने शफकत तनवीर मिर्ज़ा से पूछा, मुझे अच्छा। पोश का मतलब नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा कि पोश का मतलब है हट जाओ। अच्छा। हमारे टांगे वाले जो थे लाहौर के, वो भी पोश कहते थे। ये तो पुराना लफ्ज है। वो कैंसन के भी थे जिन्ने के ने। हाँ, ये दरख्त सख्त है का है नहीं, सख्त है का। अच्छा, नहीं तो अपना वहाँ पे अब नहीं है वो दरख्त। नहीं, वो सारे काट दिए। फिर सरू के दरख्त थे। हाँ, वो भी खत्म हो गए। तो हम दरख्तों के क्यों इतने बैरी हैं? क्या है हमारा मसला? क्या है? सारा लॉरी तबाह हो गया है, मसला की दिमाग खराब। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि अंदर तो टीला था, बहुत कम दरख्त थे। नहीं, उधर दरख्त नहीं थे। तो एक आप कहते हैं दरख्त था जो मुझे याद पड़ता है, चौक चंडा, मैं छोटा होता था जी, तो वो शायद अभी भी हो, बरगद का दरख्त था। हाँ। तो उधर ये सारे पंसारी वगैरह चौला दे ये, हाँ, चौक चंडा बड़ा मशहूर है। हाँ जी। तो अभी भी मेरा ख्याल है, जब मैं आज से कोई 20-25 साल पहले वहाँ गया था तो वो था। हाँ। अब का पता नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, चौक चंडा वही है जहाँ हसूद तेली की बैठक होती थी जी, सही याद आ रहा है? अच्छा, हसूद तेली जो था हिंदू था, लेकिन वो उसकी बड़ी दास्तानें ये, क्योंकि फिर हम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। हाँ जी। और दफन वो कहीं और है, या उसकी जो भी है वो स्वादी वगैरह रहता कहीं और था, यहाँ उसकी दुकान थी। अच्छा। और बेहद ईमानदार शख्स। तो हसूद तेली के हवाले से चौक झंडा ज़्यादा मशहूर हुआ। ख़वातीन हज़रात, मजीद अमजद मेरे बहुत फेवरेट शायर। मैं ये जानता हूँ कि जहाँ भी किसी भी मौजू पे जिसका ताल्लुक़ इस सरज़मीन से है मैंने बात करना चाही, तो मुझे उनके यहाँ गाइडलाइन मिल गई। पनवाड़ी की दुकान है, जारोब का है, साहब का फ्रूट फार्म है, चिड़िया है, फजल महमूद है, नरगस है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर किसी और ने नज़में नहीं लिखी, क्योंकि ओवरऑल शायरी में एक पाबंदी है, बड़े से बड़े शायर उसकी पाबंदी कर कि जी ये सब्जेक्ट नहीं आ सकते। अब पनवाड़ी कैसे आ सकता है, या एक जारोब कश कैसे आ सकता है? लेकिन मजीद अमजद ने इन सब पे लिखा, और इनकी एक दो नज़में मैं सुनाना चाहता हूँ। आज का जो मौजू है दरख्तों का कटना, उसके हवाले से, कि ये इनकी एक नज़म है, सुबह के उजाले में। तूने हम सफ़र देखा सुबह के उजाले में, राह का सुहानापन, दाएं बाएं दो रोया, शादमां दरख्तों की झूमती कतारें हैं, हर कदम के वक्फे पर धूप की खलीजें हैं, छाँव के जजीरे हैं, और जिस तरफ को सूरज है उस तरफ दरख्तों की शबनमी जबीनों पर तीरगी का परतो है, तीरगी के परतों का रुख हमारी जानिब है, जिस तरफ को सूरज है उसकी दूसरी जानिब
ये पूरी लैंडस्केप देखे, सरबुलंद पेड़ों की शबनमी जबीनों पर रोशनी का परतों है, रोशनी के परतों का रुख हमारी जानिब है। तूने हम सफ़र देखा, धूप है कि साया है, राहरवों की माया है, दूर दूर तक रास्ता, दूर दूर तक दुनिया, दूर दूर तक सब कुछ, एक अजब सुहानापन सुबह के उजाले में। इसमें आपने देखा कि मुजीद अमजद जो हैं वो दरख्तों को और पेड़ों के हवाले से ये लैंडस्केप बना रहे हैं। उनके बग़ैर ये नज़म नहीं हो सकती थी। और उनकी मेरा ख्याल है कि शुरा आफाक नज़म जो पेड़ कटने पर हर दौर में दोहराई जाती है, और किसी शायर ने ये दुख महसूस ही नहीं किया कि पेड़ कैसे काटा जाता है और उससे कितना दुख होता है। और नज़म का उन्वान है तौसीए शहर। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के दवार। ये दरअसल साहिवाल जो नहर थी उसके गिर्द बहुत तनावर दरख्त थे, ये उनके हवाले से लिखी गई है। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के द्वार, झूमते खेतों की सरहद पर बांके पहरादार, घने सुहाने छाँव छिड़कते बूढ़ लदे छतनार। घने सुहाने छाँव छिड़कते बूढ़ लदे छतनार, 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार, जिनकी सांस का हर झोंका था एक अजीब तिलिस्म। कातिल तेशे चीर गए उन सावंतों के जिस्म, गिरी धड़ाम से घायल पेड़ों की नीली दीवार। गिरी धड़ाम से घायल पेड़ों की नीली दीवार, कटते हैकल झड़ते पिंजर छटते बरगो बार, सहमी धूप के जर्द कफन में लाशों के अंबार। आज खड़ा मैं सोचता हूँ इस गाती नहर के द्वार, इस मक्तल में सिर्फ एक मेरी सोच लहकती डाल, मुझ पर भी अब कारी ज़र्ब ए आदम की आल।